Hello friends, welcome to this video. This video is about Introduction to Parliament System of Government. सरकार की संसदीय प्रणाली का परिचय। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सरकार की संसदीय प्रणाली उसे समझने से पहले हमें थोड़ा बेसिक जानना होगा। तो सबसे पहले संविधान, जो हमारा संविधान है वो दो भागों में विभाजित है। पहला ब्रिटेन और दूसरा अमेरिका। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है और अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित रूप का संविधान है। भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। अब ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान की बात करें तो वहाँ पे न्यायपालिका, जैसे ब्रिटेन की अगर बात करें तो यहाँ न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका तीनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीनों भी एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। और वही अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ कार्यपालिका, विधायिका तथा वहाँ की न्यायपालिका तीनों भी अलग अलग हैं, तीनों को सेपरेट काम करती हैं। अब अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। तथा न्यायपालिका जो है वो सबसे अलग है, वो सेपरेटली अपना काम करती है। तो जो हमारे देश की कार्यपालिका और विधायिका की जो सिस्टम है उसे हमने ब्रिटेन से लिया है और अमेरिका से हमें न्यायपालिका की शक्ति मिली है। हमारी विधायिका, जिसे हम संसद कहते हैं, उसमें दो हाउसेस हैं, जिसे हम जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा, जिसे इंग्लिश में अपर हाउस और लोअर हाउस भी कहा जाता है। उसी तरह सेम ब्रिटेन में भी दो हाउसेस हैं, जिसे हमारे यहाँ राज्यसभा कहा जाता है, उसे ब्रिटेन में लॉर्ड सदन के नाम से जाना जाता है और उसे ही अमेरिका में सीनेट के नाम से जाना जाता है। और जो हमारे यहाँ पे लोकसभा है उसे ब्रिटेन में कार्यपालिका प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है और उसी को अमेरिका में विधायिका प्रतिनिधि सभा ऐसा कहा जाता है। अगर अमेरिका की विधायिका की बात करें तो यहाँ जो सीनेट है, जैसे हमारी राज्यसभा है वैसे यहाँ की जो सीनेट है उसमें हर स्टेट के 2 सदस्यों को लिया जाता है, 2 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। और वही हम विधायिका प्रतिनिधि सभा की बात करें तो इसमें हर जिले से एक एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। हमारा जो संसद है वो द्विसदनात्मक है, मतलब बाई कैमरल है, ब्रिटेन की संसद की तरह। अब भारत की जो विधायिका है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा ये 2 हाउसेस हैं। अब लोकसभा में जितने भी लोग चुने जाते हैं उनमें से कुल 15% लोगों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है और इन मंत्रिपरिषद में पीएम तथा मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद ये होते हैं और इन्हें हम कार्यपालिका के नाम से भी जानते हैं। हमारी न्यायपालिका में हमें एक शक्ति मिली है जिसे हम न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं, जिसे इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। तो इस जुडिशियल रिव्यू का क्या काम है? तो जो कार्यपालिका काम करती है, कार्यपालिका जो भी काम करती है और विधायिका जो नए नए कानून बनाती है, जो हमारी संसद कानून बनाती है, तो कार्यपालिका के कार्य तथा विधायिका के कानून की जांच करके अगर वह संविधान से सम्मत नहीं है तो उसे असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति को हम न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यानी कि जुडिशियल रिव्यू ये कहते हैं। और ये जो शक्ति जो है जुडिशियल रिव्यू की, ये हमें कहाँ से मिली है? तो ये हमें अमेरिका से मिली है। जैसे हमने पीछे देखा कि जो न्यायपालिका है हमारे भारत की वो अमेरिका से प्रभावित है, तो उसी तरह जो जुडिशियल रिव्यू की जो सिस्टम है, जो पावर है, वो हमें अमेरिका से मिली है। 2017 के प्रीलिम्स में ये सवाल किया गया था कि
न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमें कहाँ से मिली? तो उसका आंसर है अमेरिका। अब हमारे संसद के बारे में अगर हम जानें तो हमारे संसद में जैसे हम जानते हैं कि 2 हाउसेस हैं, एक राज्यसभा, दूसरी लोकसभा। तो राज्यसभा की जो सीट है, कुल जो स्ट्रेंथ है उसकी, वो 552 है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो ये 552 में 530 हम स्टेट से लेते हैं, 20 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 2 प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लिए जाते हैं। पर आज की तारीख में अगर देखी जाए तो कुल 543 की संख्या है हमारे लोकसभा हाउस की, जिसमें से अगर किसी को सरकार बनानी है तो 272 से ज़्यादा सीटें उसकी होनी चाहिए, तो ही वो अपनी सरकार बना सकता है। अब इस 545 में 530 जो सदस्य हैं वो स्टेट से आते हैं, 13 यूनियन टेरिटरी से आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं। और जो हमारी राज्यसभा है उसमें राज्य विधानसभा, जिसे MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ से चुने जाते हैं, जिसे हम आम भाषा में विधायक भी कहते हैं। राज्यसभा में राज्य विधानसभा से सदस्यों को राज्यसभा में निर्वाचित किया जाता है, जिन्हें हम MLA भी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और आम भाषा में जिसे हम विधायक कहते हैं। इनके द्वारा निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। अब अगर हम बात करें सरकार बनाने की, तो जैसे हमने देखा कि अगर सरकार बनानी है तो लोकसभा में 543 सीटों में से 272 से ज़्यादा सीटें अगर आपकी है तो ही आप सरकार बना सकते हैं। सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी उस पार्टी को बुलाएगा सरकार बनाने के लिए। पर अगर 2 पार्टियों के पास में मतभेद चल रहा है तो दो लोगों में से किसे बुलाना है, इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि वो किसे बुलाएगा किसे नहीं बुलाएगा। अब अगर सरकार बनाने की बात करें तो संविधान के अनुसार अगर हमें सरकार बनानी है तो उसके लिए कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे कलम 53 अगर हमें सरकार बनानी है तो हमें 3 सेक्शन को बहुत अच्छे से समझना होगा। जैसे कलम 53 रीड विथ मतलब सहपठित, कलम 74 सहपठित, कलम 75, ये 3 कलम के आधार पर हम सरकार बना सकते हैं। तो कलम 53 हमें क्या कहता है? कलम 53 हमें कहता है कि केंद्र की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। इन शक्तियों का उपयोग वो चाहे तो स्वतः करे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करा सकता है। अगर आप सिर्फ कलम 53 पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि इस देश में सारी शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, वो चाहे तो खुद काम कर सकता है या किसी के हाथों काम करवा सकता है। पर अगर बाकी के सेक्शन पढ़ेंगे, कलम 74, कलम 75, तो आपको डिटेल में उसका समझ में आएगा। अब अगर हम बात करें कलम 74 आर्टिकल 74 की, तो इसमें लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होगी। और कलम 75 भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। मतलब अगर कलम 53, 74 और 75 अगर हम पढ़ें तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि केंद्र की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है, पर उसका इस्तेमाल वो खुद भी कर सकता है या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करा सकता है। कोई भी काम करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह और उसकी मदद करने के लिए एक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद रहेगी, और उसी के साथ प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेंगे, और जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से कर सकते हैं। सेम इसी तरह का काम हम स्टेट में भी देख सकते हैं कि स्टेट में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप किसी स्टेट में सरकार बनाने जाते हो तो वहाँ पे जो गवर्नर होता है वो राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। गवर्नर किसी पार्टी को स्टेट में सरकार बनाने के लिए बुलाता है और फिर वो मुख्यमंत्री
को चुनता है और फिर मुख्यमंत्री की सहायता से बाकी के मेंबर्स को चुना जाता है। अब अगर हम हमारे इलेक्शन प्रिंसिपल की बात करें तो हमारा जो इलेक्शन प्रिंसिपल है हमारे भारत का, वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, जिसे हिंदी में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन आर्टिकल 326 में दी गई है। अगर हम हमारे संविधान का आर्टिकल 326 पढ़ें तो उसमें हमें हमारे इलेक्शन प्रिंसिपल के यूज़ के बारे में बताया गया है। अगर हम हमारे वोट देने के एज के बारे में बात करें तो इसका आज की तारीख में अगर हमें वोट देना है तो हमारी उम्र 18 साल होनी ज़रूरी है। पर पहले इसकी उम्र 21 साल थी वोटिंग की, पर 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 संविधान के 61वें संशोधन में इसकी उम्र 21 से 18 की गई है। सबसे पहला लोकसभा का